आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। एक गर्व तो है, एक सीने में भी एक गर्व रहता है कि हाँ हमारे पिताजी इस देश के लिए लड़े। मेरे पिताजी 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार जेल गए। वो उन दिनों हाई स्कूल में पढ़ते थे और जब वो जेल में थे जब ही उनका रिजल्ट हाई स्कूल का उनको प्राप्त हुआ। कार्ड जो था थाने का उसने अरेस्ट कर लिया हमारे फादर को 14 साल की उम्र में। तो अरेस्ट करने के बाद भीड़ जो है बेकाबू हो गई। बेकाबू हो गई तो उनसे संभली नहीं, तो वहाँ पे गोली चलानी पड़ी उन्हें। और लक्ष्मण एक युवा था वहाँ का, उसको वो शहीद हो गया उस रोज़। और फिर भीड़ इतनी भड़क गई कि वो आग लगाने वाले थे। जो उनके महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनकी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, मैंने उनको एक एक परिवार को खोजा। लेकिन आज के हिंदुस्तान के हालात देखते हुए हमें दुख भी होता है कि उन्होंने इतनी, हमारे पूर्वजों ने कितनी देश को आज़ादी कराने में संलग्न नहीं कर पाए वो, तो उनको काला पानी की सज़ा दी गई और 10 साल रहे और टोटल उन्होंने 18 साल अपना जीवन एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज़ाद हिंदुस्तान की तस्वीर कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमज़ान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। दरअसल ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया और जो स्वप्न आज़ाद हिंदुस्तान का देखा था, क्या वो स्वप्न पूरा हुआ है या फिर वो स्वप्न अभी अधूरा है। आज़ादी की इस वर्षगांठ पर न्यूज़ वन इंडिया उन महान शख्सियतों के बीच में आ पहुंचा है जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के बीच न्यूज़ वन इंडिया की टीम है। महेश गुप्ता जी हैं, आपके पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, स्वर्गीय श्री जगदेव शांत जी। दिनेश चंद जैन जी हैं, आपके पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जैन जी। श्री सरबजीत कपूर साहब हैं जो लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, खोज रहे हैं उन्हें, उनके वंशजों से बात करते हैं ताकि उन्हें एक मान सम्मान की स्थिति मिल सके। परवीन दुबलिश जी हैं। काकोरी कांड किसे याद नहीं है, आज़ादी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण काकोरी कांड। आपके दादा श्री विष्णु शरण दुबलिश जी उस काकोरी कांड में शामिल रहे और 10 वर्ष की काले पानी की सज़ा हुई और अंडमान भेज दिए गए। सभी से एक एक करके बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी की इस पर्व पर वो क्या सोचते हैं, क्या उनका मानना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जो आज़ाद हिंदुस्तान की परिकल्पना आपके पूर्वजों ने की थी, आपके पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, निश्चित तौर पर एक गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ उन्होंने, वो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन आज के हिंदुस्तान के हालात देखते हुए हमें दुख भी होता है कि उन्होंने इतनी, हमारे पूर्वजों ने कितनी देश को आज़ादी कराने में मेहनत करी और जेल गए और अंग्रेज़ों के वो सहे, उसके बावजूद भी आज हम उनका कोई अनुसरण नहीं कर रहे हैं और हम बहुत दुखी हैं। आपके पिताजी श्री जगदेव शांत जी आपसे कभी कोई जिक्र किया हो, कोई ऐसे किस्से का, चीज़ें तो बताते होंगे कि भाई आज़ादी की लड़ाई कितनी मुश्किलों से लड़ी गई। हाँ, वो कहते थे कि हमने बहुत कई दिन रात भूखे रहे, ये रहा, और आज हमको इस तरह से कोई भी वो नहीं करता है। तो कई बार उन्होंने, जब वो स्वतंत्र सेनानी अध्यक्ष थे, उन्होंने डीएम को भी कहा कि जो स्वतंत्र सेनानी का वो करते थे कि आप उनको कार भेजिए और जब उनको बुलाइए। मेरे पास तो है, मैं नहीं मांग रहा अपने लिए, लेकिन जो और जिनके पास आने का साधन नहीं है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कार भेजिए। अच्छा, ये बताइए आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं ऐसे हालातों में? आज़ादी के तो कुछ भी नहीं है, जो आज़ादी होनी चाहिए आज हम लोगों को कहाँ है वो आज़ादी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमियां हैं अभी? हमारे प्रशासन में बहुत कमियां हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए जैन साहब, सबसे पहले तो निश्चित रूप से एक गर्व तो है, एक सीने में भी एक गर्व रहता है कि हाँ हमारे पिताजी इस देश के लिए लड़े। मेरे पिताजी 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार जेल गए। वो उन दिनों हाई स्कूल में पढ़ते थे और जब वो जेल में थे जब ही उनका रिजल्ट हाई स्कूल का उनको प्राप्त हुआ। और लगभग वो 4.5 से 5 वर्ष के बीच उन्होंने जेल की यातनाएं थी सही। शुरू में वो प्रारंभिक रूप में क्रांतिकारी थे और भगत सिंह के साथियों में उनकी गिनती होती थी। और एक वो संस्मरण बहुत सुनाया करते हैं कि एक बार दुर्गा भाभी को लेकर वो मुजफ्फरनगर से मेरठ आ रहे थे। दुर्गा भाभी यानी शहीद आजम भगत सिंह जी की भाभी, दुर्गा भाभी। तो उनको लेकर वो मेरठ आ रहे थे, तो
मुखबरी हो गई कि मेरठ कैंट पे उनको उतार के शूट कर दिया जाएगा। तो वो जो हैं खतौली स्टेशन पे उतर गए और उनको लुका छुपते हुए वो मेरठ लेके आए। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्रता सेनानी थे, पिस्टल उनके पास रहती थी और उन्होंने पिस्टल जो है फिल्म एक्टर भारत भूषण थे, उनके पिताजी चाचा मोतीलाल हुआ करते थे, उनके घर से वो पिस्टल उन्होंने चुराई थी किस ज़माने में। तो इस प्रकार के वो संस्मरण सुनाते थे। और एक पोस्टर कांड हुआ मेरठ में, बहुत प्रसिद्ध पोस्टर कांड हुआ। एक डांडी मार्च हुआ साहिबाबाद के लिए, उस समय उन्होंने हिस्सा लिया। पोस्टर कांड में उन्हें सबसे प्रथम बार जेल हुई थी जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। उसके पश्चात स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट उनको नियुक्त किया गया। 17 वर्ष वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। और वो संस्मरण आपको मैं सुनाता हूँ। पहली बात तो वो हिंदी में जजमेंट लिखते थे, जबकि उनको अंग्रेजी पे उनका बहुत होड़ था, मगर हिंदी में जजमेंट लिखते थे। दूसरी बात, वो साइकिल से कचहरी जाते थे, रिक्शा से इसलिए नहीं जाते थे कि लोग ये कहेंगे कि रिक्शा के पैसे तो कचहरी से निकालेगा ही, तो इसलिए वो साइकिल से कचहरी जाते थे। तो मतलब इस तरह के बड़े लोग, ऊंचे विचारों के लोग थे। और जजमेंट भी अपने आप लिखते थे, कभी स्टेनो से नहीं लिखवाते थे, क्योंकि स्टेनो तो दोनों पार्टी से पैसे ले लेगा, जिसके फेवर में हो गया उसका कर देगा काम। तो अपने आप लिखते थे, अपने आप ही साइकिल पर अटैच ही रखे कोर्ट में जजमेंट लेके जाते थे। तीसरा, उन्हें जो सबसे प्रिय चीज़ थी, रिक्शा वालों पे वो बहुत कम जुर्माना करते थे। 10 पैसे कर दिया, 20 पैसे कर दिया। कोई पुलिस वाले इन्हें ज़बरदस्ती तंग करते हैं और इस प्रकार से जुर्माना करते हैं। दरअसल ये चीज़ें इसलिए थी क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वो जानते थे कि कितनी मुश्किलों से हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराया है और उसके बाद कितनी मुश्किलें देश के लोगों के सामने है, इसलिए वो ईमानदारी की मिसाल थे। जैन साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जो एक स्वप्न संजोया था और उस स्वप्न को संजोने के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? आज की परिस्थितियां जो हैं, पहले लोग समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए राजनीति में आते थे। आज राजनीति का उद्देश्य बदल गया है। आज आदमी जो है सोचता है कि मैं एक बार राजनीति में किसी तरह से आ गया हूँ, किसी ऊंचे पद पर पहुँच गया हूँ, अब भविष्य में मुझे ये पद पर मिले या ना मिले, तो जो भी कुछ है मैं इकट्ठा कर सकता हूँ किसी तरीके से भी, है नहीं आओ, मतलब कोई भी तरीका हो, गलत हो सही हो, उस पर इसे इकट्ठा करना है मुझे पैसे को। इस उद्देश्य से आदमी आज राजनीति में आ रहा है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वो थाने की दलाली करेगा, कहीं की दलाली करेगा, किसी का पैसा इकट्ठा करना उसका उद्देश्य है। निश्चित रूप से दर्द एक टीस तो होती है कि भाई हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और आज हम कहाँ हैं। आपको एक संस्मरण और सुनाता हूँ। चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, एक ही उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं गए कभी भी। 4 वर्ष वो चीफ मिनिस्टर रहे। और वो जो है जहाँ रहते थे, जगह का नाम पानदरीवे में, पानदरीवी से ही उन्होंने चीफ मिनिस्टरी करी। इस तरह के सब इन्हीं लोगों के साथी थे, चाहे इनके पिताजी हों, चाहे हमारे पिताजी हों, सब चंद्रभानु गुप्ता जी के साथी थे, कैलाश प्रकाश जी के साथी थे। तो वो लोग थे, जैसे कैलाश प्रकाश जी की मृत्यु हुई, तो कैलाश प्रकाश जी की मृत्यु के समय उनके सेविंग बैंक अकाउंट में, जो 17 साल मिनिस्टर रहे एजुकेशन और फाइनेंस में, 3120 रुपये उनकी पासबुक में कुल पैसा था 17 साल मिनिस्टर रहने के बाद। ऐसे ऐसे लोग थे। और जब दंगे फसाद मेरठ में होते थे तो 3-4 लोग व्यक्ति थे, हमारे फादर हकीम सैफुद्दीन, कैलाश प्रकाश जी, जो सब एरिया में जा सकते थे मेरठ में। नहीं तो हिंदू में हिंदू जाता था, मुसलमान में मुसलमान जाता था। ये सब मुसलमानों में भी जाते थे, हिंदुओं में भी जाते थे। इस तरह का आपस में सामंजस्य था और इस प्रकार की वो जीवन था। और बहुत जब देश इस तरह का करप्शन की ओर चल गया तो इन लोगों को बड़ा अफसोस होता था। और एक बात और भी थी, ये कहते थे पैसा तो हमें भी देना पड़ेगा काम कराने के लिए, हम पैसा ना लें वो बात दूसरी है, मगर हम अपने काम कराने के लिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। जाहिर तौर पर ये अफसोस की स्थितियाँ बनती हैं। मेरे साथ स्वर्गीय श्री विष्णु शरण दुबलिश जी की तीसरी पीढ़ी है, प्रवीण दुबलिश जी, और इनके दादा काकोरी कांड में 10 साल की काले पानी की सज़ा पाए थे, अंडमान भेजा गया था। सबसे पहले तो आपका न्यूज़1 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत छोटे रहे होंगे, पिताजी निश्चित रूप से काकोरी कांड का जिक्र करते हुए ज़रूर कहते होंगे कि दादाजी ने कितनी मुश्किलें सही और कितनी यातनाएं सही। मैं जैसे आपने बताया कि मैं तीसरी जनरेशन हूँ, और जब मैंने होश संभाला तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे विष्णु शरण जी ने अपना सर्वस्व योगदान दिया। शुरुआत उन्होंने एक सेनानी के रूप में करा, फिर वो गरम दल से जुड़ गए। और जो आपने बात कही है काकोरी
कांड की बात, वो आप देख रहे हैं सामने काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है और ये पूरे साल भर चलेगा। और उसके महती भूमिका निभाई थी क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट थे वैश्वनाथालय में और वहीं पे सारी प्लानिंग हुई। और चूँकि वो कम उम्र के थे और ज़्यादा उनको उस रूप में संलग्न नहीं कर पाए वो, तो उनको काला पानी की सज़ा दी गई और 10 साल रहे और टोटल उन्होंने 18 साल अपना जीवन एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में कारागार में बिताया। निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति तो है ही कि मैं उन दादा का पोता हूँ जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए, तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ पैदा होते हैं, लेकिन जिस परिवार में पैदा हुए और जो हमें ये विरासत मिली है तो गर्व करने की बात तो है ही। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक तरह से मेंटोर भी थे चौधरी चरण सिंह जी के, और जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने और उनसे अंत तक उनका जुड़ाव रहा। जब वो अंत समय में था, बताते हैं पापा कि उनको कुछ पथरी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ भिजवाया कि जाके इनको कहीं पे अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में बुलाया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जहाँ पे आम लोग अपना इलाज कराते हैं मैं वहीं पे इलाज कराऊंगा। तो ये सोच थी उस ज़माने में भी, नहीं तो आजकल कोई कौन सोचता है ये। तो ये त्याग जो भावना है ये हमें प्रेरणा देती है, क्योंकि आज हम सब कुछ हमें पास है, हमारे पास आर्थिक शक्ति भी है, भौतिक शक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन नैतिकता की जो कमी है वो हम सब में आ गई है। हम भी कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए हैं, जो कि हमें उन जैसे जिन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया, जैसे हम बता रहे थे कि नई पीढ़ी को उससे देखिए सीख लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो 75 वर्ष का अमृतकाल शुरू किया है, उसमें अनाम देश के अंदर जिन्होंने अपना सर्वस्व दान दिया है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी गोष्ठियाँ हो रही हैं, फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर इलाके के जो लोगों ने देश के लिए कराया, तो वो उसकी प्राथमिक और अपना इंटर कॉलेज में उनके बुक्स आए हैं, उनके बारे में बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि आज़ादी के पीछे असंख्य लोग साथ थे और उनमें से कुछ लोग आपके इलाके के भी थे। अच्छा प्रवीण जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि वो आज़ाद हिंदुस्तान की जो परिकल्पना थी, एक आर्य समाज के मंदिर में अगर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बैठकर हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं पर अशफाक उल्लाह खां भी पंचगाना नमाज अदा कर रहे हैं। वो एक जो सोच, वो एक जो सकारात्मक पहलू था, वो कहीं आपको लगता है कि भटकता हुआ नज़र आ रहा? भटक नहीं गया, भटक चुका है। ये शुरुआत जब बंटवारा हुआ है उसी दिन की नींव लग गई थी, अदरवाइज़ कोई आदमी पूछता ही नहीं था। मैं भी जब पढ़ता था एक स्कूल में, तब तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा सरनेम क्या होता है। हमें प्रवीण के नाम से जानते थे सब लोग। जब हम बड़े हुए तो लगा कि सरनेम की भी वैल्यू है। तो ये जो शुरुआत है, ये नींव वहीं लग गई थी डिवाइड एंड रूल में। आज़ादी के बाद हमें इसे संभालना चाहिए था। आज़ादी के बाद हम इसे, चूँकि मैं विधि का छात्र हूँ, मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लॉ डिपार्टमेंट में मैं, तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि ये जो चीज़ है, ये हमारे पे हम कितनी किताबें लिख दें, हम कितने कानून बना दें, जब तक देश और उसके जो हमारे जो लीडर्स हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो सबसे बड़ी कमी है, इससे हमें उबरना है। और आप देख रहे हैं पूरे विश्व में इस वक्त यही स्थिति हो रही है और दिल जलता है जब आप देख लीजिए जो बांग्लादेश में हुआ है, वो विभत्स है। और जो घटनाएं घटती हैं और भी देशों में, यूक्रेन हो या चाहे इजराइल और आपका वहाँ का हो, और भी देश हों, इवन बीच में अभी श्रीलंका में भी हुआ था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये अकेली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये वैश्विक प्रॉब्लम। गिरीश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके पिताजी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, हेमंत जी, कोई संस्मरण कोई याद आता है? हाँ, हमारे पिताजी श्री हेमंत कुमार जी जो थे, उनकी कर्म भूमि थी वृंदावन। उनके फादर भी वृंदावन में थे और वहाँ पे ही वो जेल में चले गए थे जब, और उनके साथी भी जब जेल में चले गए थे सन 42 में। तो हमारे फादर उस समय 14 साल के थे और उन्होंने कमान संभाली थी।
और स्कूलों में पिकेटिंग करी थी जाके, तो बच्चों को इकट्ठा करा था। तो 28 अगस्त का ये एक वाक़या है। तो जो उस समय जब काफ़ी लोग उन्होंने जनता को इकट्ठा कर लिया, जुलूस निकाल रहे थे, तो उस समय वहाँ के इंचार्ज जो था थाने का, उसने अरेस्ट कर लिया हमारे फादर को 14 साल की उम्र में। तो अरेस्ट करने के बाद भीड़ जो है बेकाबू हो गई। जो बेकाबू हो गई तो उनसे संभली नहीं, तो वहाँ पे गोली चलानी पड़ी उन्हें। और लक्ष्मण एक युवा था वहाँ का, उसको वो शहीद हो गया उस रोज़। और फिर भीड़ इतनी भड़क गई कि वो आग लगाने वाले थे उसमें थाने में। तो तभी हमारे फादर ने थाना अध्यक्ष से कहा कि भाई आप मुझे बाहर ले चलो पब्लिक के पास, और मैं उन्हें समझाऊंगा और आग नहीं लगाएंगे। तो उन्हें बाहर लेके आए, उन्होंने सारी पब्लिक को शांत करा, और सब फिर शांत होकर पब्लिक इकट्ठे होकर चली गई। फिर तब ये अरेस्ट रहे। फिर 1.5 साल का इनको कारावास मिला था, मथुरा जेल में रहे। एक बात बताइए गिरीश साहब कि आज़ादी की लड़ाई इतनी मुश्किलों से, इतनी यातनाएं सहने के बाद मिली है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं वो आज़ाद हिंदुस्तान में कोई कमी बेशी रह गई है जो आपके पूर्वजों ने जो स्वप्न देखा था? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही थोड़ी हमारी धीमी गति होगी शायद डेवलपमेंट की, लेकिन हम बिल्कुल प्रगति की ओर चल रहे हैं और अपनी संस्कृति को लेके साथ चल रहे हैं। आप ये देखिए कि आसपास के जो देश थे, और जैसे पाकिस्तान भी यहाँ बना, तो उसकी हालत आप जानते ही हैं। तो भारत तो एक इस पूरे एशिया में इस समय आप देखिए अपने प्रगति की ओर है। और ये सारे हमारे जो 140 करोड़ सारे अपने हमारे वो हैं जनता, उन्हीं के योगदान से, सबका योगदान है, सबका योगदान से लेके आगे चल रहे हैं, और एकजुट होके, एक देश होके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे एशिया में ये कहीं भी आप डेमोक्रेसी में नहीं देखेंगे कि एक। कपूर साहब भी हमारे साथ हैं। कपूर साहब, आप लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में रहे हैं, तो कोई ऐसे संस्मरण आपको याद आते हों जो आज़ादी की लड़ाइयाँ जिन्होंने लड़ी हैं, और वो आज संस्मरण आप सोच कर ये रोमांचित होते हो कि हाँ भाई मैं भी इन लोगों के साथ रहा हूँ? मैं पिछले 30 वर्षों से स्वतंत्रता सेनानी परिवार और वंशजों के बीच में संपर्क में रहा। एक परिवार ऐसा मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में थे, तो उनकी पत्नी बोलती, माताजी बोलती कि हमने उन्हें कहा कि हमें भी थोड़ा घुमाने ले चलिए, तो सरकार की तरफ से यात्रा फ्री मिलती है हमें। तो उन्होंने, माताजी, उनके पति ने कहा, जो आज़ाद हिंद फौज में थे, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं लिया से लेके जाने का, अगर जैसे हमारे पास कुछ पैसे होंगे अपने साधन से, तो हम अपने साधन से जाएंगे, सरकार के पैसे से नहीं आएंगे। ऐसे भी लोग बाग थे जो आज की तारीख में देखा जाए जरा सी सुविधा मिलती है तुरंत उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। जो उनके महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनकी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, मैंने उनको एक एक परिवार को खोजा और उनको सम्मान दिलवाने का कार्य किया। एक बात बताइए कपूर साहब कि आप लगातार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच हैं, उनके परिवारों के बीच हैं, उनके वंशजों के बीच हैं, वो आज़ादी का जो स्वप्न जो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संजोया था, वो स्वप्न आज आपको कहाँ दिखाई देता है? नहीं, आज तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। आज राजनीतिक लोगों ने बिल्कुल बेकार कर दिया। कुछ राजनीतिक लोगों ने इस तरीके से बेकार कर दिया कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, उसमें हम लोगों को बंटवारा कर दिया गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। देश की आज़ादी के लिए हर धर्म, हर जाति के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, एक एक बच्चे ने कुर्बानी दी है, एक एक धर्म, और चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, सब ने देश की आज़ादी के लिए काम किया और कुर्बानियाँ दी हैं। यकीनी तौर पर देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, न कोई मज़हब था। अगर कोई मन में जज्बा था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मुल्क को आज़ादी दिलाना। 15 अगस्त 1947 को महान क्रांतिकारियों के सर्वस्व बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज न्यूज़ 1 इंडिया के साथ थे। एक दुख है, एक दर्द है, एक टीस है, एक ये सबसे बड़ी उनके मन में पीड़ा है कि हाय वो हिंदुस्तान कहाँ है जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मेरठ।